हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो हैं पिछले क्लास में लास्ट में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन सीखे थे। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स देखिए, आइडियल स्प्रिंग अगर बोला जाए ना, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो इतना हल्का है जिससे उसके मास को निगलेक्ट करके चलेंगे। मतलब वेरी लाइट स्प्रिंग हो गया, यानी मासलेस समझो स्प्रिंग हो गया। सपोज करें इस दीवार में स्प्रिंग का एक एंड जो है ना बंधा हुआ और दूसरे एंड से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ठीक ना, ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। ये L0 जो है ये हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। देखें, आप क्या किए, इस ब्लॉक को इधर पुल किए, ठीक ना, नेचुरल लेंथ हो गया L0। आप जो हैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किए और इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो सपोज कीजिए x से बढ़ गया। लेंथ जो है L0 प्लस x हो गया। तो ये जो x है ना, जितना से लेंथ इसका बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक, देखें, ठीक ना, समझो ये फिक्स्ड वॉल है, दीवार है। अब अगर इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करते हैं, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, इसको दबा करके स्प्रिंग को छोटा किया जा रहा है। सपोज कीजिए इसका लेंथ जो L0 था x से घट गया, तब इस x को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। इस x को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और ये x क्या हो गया? इलोंगेशन। ठीक, अब थोड़ा समझिए। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है, अपने ओरिजिनल लेंथ में होता है, तो स्प्रिंग ना बड़ा होना चाहता है ना छोटा होना चाहता है। मतलब कि ये जो स्प्रिंग है ना ब्लॉक पर फोर्स लगाता है, ना ये स्प्रिंग इस दीवार पर फोर्स लगाता है ना। अब जैसे मान लो कोई स्प्रिंग को ऐसे ही हम जमीन पर फेंक दिए, तो क्या होगा? अपने अपने बड़ा हो जाएगा, अपने अपने छोटा नहीं ना, वो नेचुरल लेंथ में रहेगा। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में रहता है तो ना किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होता है, ना पुल कर रहा है, ठीक ना ढकेलेगा ना खींचेगा। यानी कि पूछा जाए कि ये जो स्प्रिंग है क्या इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्या ये लगा रहा होगा, तो नहीं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये जो स्प्रिंग है क्या इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ, कारण कि स्प्रिंग इतना बड़ा था, खींच के इतना बड़ा कर दी। तो ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक को अपने ओर खींचेगा कि नहीं। वैसे ही
स्प्रिंग को जब आप दबा करके यहां रख दिए, अब अगर छोड़ दें इसको तो स्प्रिंग ब्लॉक को इधर पुश करेगा कि नहीं? तो बिल्कुल पुश करेगा। मतलब कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में नहीं होता है तभी वो कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, चाहे वो खींचने वाला फोर्स लगाए या ढकेलने वाला फोर्स लगाए, वो तभी फोर्स लगाएगा जब वो नेचुरल लेंथ में नहीं होगा। अच्छा एक बात बतलाओ, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग इस ब्लॉक से अटैच कर दिए और इधर दीवार से अटैच, तो ये जो स्प्रिंग है क्या केवल ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा कि इस दीवार पे भी फोर्स लगा रहा होगा? थोड़ा सोचो तो सही मायने में वो दीवार पे भी फोर्स लगा रहा है, वो दीवार को भी वो इधर खींचना। सोचो ना, माइंड में ऐसे सोचो, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ दीवार है, स्प्रिंग इतना बड़ा है, तुम क्या कि ऐसे खींच के या इधर बांध दिए इधर बांध दिए। सोचो कोई रबर ही है, खींच के उसको एक तरफ इस दीवार में बांध दिए, दूसरे तरफ इधर ब्लॉक में बांध दिए, तो रबर तो इसको भी ना खींचना चाहेगा, इसको भी खींचना चाहेगा। तो वैसे ही स्प्रिंग जो है वो इस दीवार को भी इधर खींच रहा है, भले दीवार आगे जाए या न जाए, लेकिन वो खींचने के लिए तो खींचेगा ही, फोर्स तो लगाएगा ही। ब्लॉक पे ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगा। वैसे ही जब आप इसको कंप्रेस करते हैं, इसके लेंथ को जो है छोटा कर देते हैं, तब ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक को इधर ढकेलना चाहेगा और ये स्प्रिंग दीवार को इधर ढकेलना चाहेगा। यानी ये जो स्प्रिंग है दीवार पे भी फोर्स लगाएगा, ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा। और एक चीज और सोचो, ये ब्लॉक को जितने दूर ले जाओ, यानी जितने ज्यादा इलोंगेशन होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, क्या है ना? जितने ज्यादा इलोंगेशन होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी स्प्रिंग जो है ब्लॉक के एक एंड पर या ब्लॉक पर या इस दीवार पर, यानी दोनों में कोई एक एंड पर बात किया जाए तो बोलेंगे स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, जितना ही ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा कंप्रेशन होगा। सोचो ना, जैसे स्प्रिंग को तुम दबा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, तो जितने ये दबते जाएगा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं दबाने के लिए? जैसे बुलवर्कर देखे होंगे एक्सरसाइज के लिए, स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, थोड़ा बहुत खींचने में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचने पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि स्प्रिंग वापस खींच रहा होता है, उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ता है। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि फोर्स exerted by the spring at the either end is directly proportional to the डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन, आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। मतलब कि अगर आप स्प्रिंग को बड़ा कर दे रहे खींच करके, ठीक ना, स्प्रिंग को खींच करके आप बड़ा कर दिए, तो स्प्रिंग के कारण इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा या इस दीवार पे जो फोर्स लगेगा, दोनों में कोई एक एंड का बात करो, जितना फोर्स याद रखो यहां लगता उतना ही यहां, इसीलिए लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एट द आइदर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? तो डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन, यानी इलोंगेशन जितना ही ज्यादा होगा या कंप्रेशन जितना ही ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के।
ठीक। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग कांस्टेंट देते हैं, ठीक ना। x जितना ही ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ये तो हम लोग समझ गए। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके जो कांस्टेंट दिए बोलेंगे k इज ए कांस्टेंट which is called spring constant और stiffness of spring, ठीक ना। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या स्प्रिंग का स्टिफनेस बोला जाता है। अब ये के क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो ये जानेंगे कि के जो है डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे स्टील का स्प्रिंग है, एल्युमिनियम का स्प्रिंग है, प्लास्टिक का स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। साथ में ये भी जानेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसके नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसका भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जाने के जो है उसका नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे कोई कोई बुक जो है ना उसको स्टिफनेस भी बोल देते, ऐसे ज़्यादातर यूज में हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसके लेंथ को अगर हम x से बढ़ा दिए तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपने ओर खींचेगा kx फोर्स लगा के, इस दीवार को भी खींचेगा kx फोर्स लगा के। अब ब्लॉक चले या ना चले, दीवार चले या ना चले, वो अलग बात है। ये फोर्स दोनों एंड पर कितना लगाएगा, k इंटू एक्स। उसी तरह से ब्लॉक इस पोजीशन में, ठीक ना, ब्लॉक इस पोजीशन में, तो ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पर इधर kx फोर्स लगाएगा, दीवार पर इधर kx फोर्स लगाएगा, ठीक ना। ब्लॉक को इधर ढकेलना चाहेगा, दीवार को इधर ढकेलना चाहेगा, और दोनों पर फोर्स कितना लगाएगा, k इंटू एक्स। तो याद रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया k इंटू एक्स। इसी को हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। देख लो ऊपर एरो दिया हुआ, माइनस साइन ए बता रहा है कि F जो है वो x के अपोजिट होगा, ठीक ना। फोर्स जो है वो x के अपोजिट होगा। तो ऐसे भी देख लो यहाँ पे, जैसे x इधर तो देखो फोर्स इधर, इसमें देखो x इधर, डिस्प्लेस इधर के हैं, फोर्स इधर। तो देखो हम लोग ये माइनस साइन वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज में नहीं लाते हैं, हम लोग यूज में लाते हैं कि फोर्स का वैल्यू कितना, k इंटू एक्स। अगर इस ब्लॉक पर इधर तो दीवार पर kx इधर, इस ब्लॉक पर kx इधर तो दीवार पे kx इधर, है ना। स्प्रिंग अपने दोनों एंड पर कितना फोर्स लगाता है, k इंटू एक्स। के जहां स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है इलोंगेशन या कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है। तो देखो जी, नोट में एक बात याद रखना है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा ये जानेंगे के डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, किस मटेरियल से बना हुआ है इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये बहुत यूजफुल है। मतलब कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है, तो मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट के, अगर इसको हम 20 से काट दिए, अब 2 ठो ये स्प्रिंग हो गया,
तो अब इसका नेचुरल लेंथ L0/2 हो गया ना, यानी नेचुरल लेंथ घट गया ना। तो नेचुरल लेंथ जितना ही कम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझा रहे हैं, पहले आप यहाँ तक लिख लें। जैसे देखें, एक स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ जो है वो L0, इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। L0/2, L0/2। कह रहा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K है तो बतलाव इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। जाहिर है इन दोनों का नेचुरल लेंथ इक्वल है तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों का तो इक्वल जरूर होगा, लेकिन इसका और इसका तो इक्वल नहीं होगा। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है नेचुरल लेंथ के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो K = C/L0। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट दे दो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका अगर हम लोग लिखे स्प्रिंग कांस्टेंट तो नेचुरल लेंथ यानी L0/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के C लिख दिए L0/2, तो K डैश क्या हो गया 2C/L0। तो K डैश जो है 2 × C/L0 क्या हो गया K, तो 2K। समझेंगे, यानी कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटे यानी लेंथ को हाफ किए तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका डबल हो गया, है ना। अगर यही L0/N होता, अगर N इक्वल पार्ट में बांटे होते, ठीक ना, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू N इक्वल पार्ट्स, जैसे 2 पार्ट में किए तो L0/2 हुआ तो 2K हो गया ना। अगर N पार्ट में बांटते तो L0/N हो जाता, तब NK हो जाता, नहीं। तो N इक्वल पार्ट्स, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ आइदर पार्ट, कोई एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता N × K टाइम से बढ़ जाता स्प्रिंग कांस्टेंट N इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो। खैर ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, मेन ज़रूरत पड़ता है ना स्प्रिंग फोर्स कितने के इक्वल, तो बोलते हैं K × X। एक बात और बोलो, अगर कोई बोल दे कि K का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो बोलो ना क्या होगा। जैसे पढ़ा ना F = K × X, तो K कितना हो गया F/X, F हो गया न्यूटन और X हो गया मीटर। अगर हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन देखें तो देखो न्यूटन जो है mL/T⁻², अब मीटर हो गया L, यानी कि mT⁻², यही ना हो गया। बस इतना सिंपल है। चलिए नोट करें। देखिए इस बात को जाने कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग के एक एंड को आप फिक्स कर दिए और जो दूसरा एंड है ना, इस पर आप फोर्स लगाने लगे F, तो जाहिर है इस स्प्रिंग में इलोंगेशन तो होगा। यानी मान लो अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है,
नेचुरल लेंथ L0 है और इसका लेंथ कितना से बढ़ गया, तो x से बढ़ गया। ठीक ना, आप खींच करके लाए और यहां तक आकर के रुक गया और आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, F। देखो अगर ये इसी पोजीशन में रुक गया, इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे उसके इक्वल इधर कोई फोर्स लग रहा है, तब ना समझो कि ये पॉइंट रुका हुआ। तो स्प्रिंग इधर kx फोर्स लगाता होगा, यानी F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। तो सोचो तो x कितने के इक्वल हो गया, F बाई K। यानी देखो हम लोग ये सीखे कि स्प्रिंग के एक एंड पर अगर F फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग जब इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब जहां वो इलोंगेट होके रुक जाएगा, ठीक ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब वो रुक जाएगा तो उसमें इलोंगेशन कितना होता है, जितना फोर्स लगाया उसमें K से डिवाइड कर दो। अब जैसे देख, जैसे दो ठो स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2, ठीक है। एक ब्लॉक को लटका दिए, पहले ऐसा करते हैं, दो स्प्रिंग के बजाय एक ही स्प्रिंग लेकर के बतलाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक को लटका दिए तो नीचे लग रहा है mg, मान लो स्प्रिंग का इतना नेचुरल लेंथ था, x से बढ़ गया, तो इस ब्लॉक पर ऊपर लगा kx। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ, तो बोलेंगे ना mg इज इक्वल टू kx, यानी x कितना हो गया, mg बाई k। तो ठीक यही बात है ना, यहाँ F फोर्स लगा था, यहाँ कितना फोर्स लगा, mg, तो इलोंगेशन कितना हो गया, mg बाई k। यहाँ इलोंगेशन कितना हुआ, F बाई k। तो सोचो ये दो ठो स्प्रिंग, ठीक ना, इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन भी स्प्रिंग का बोल सकते हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और m मास के एक ब्लॉक को लटका दिए, ठीक। तो mg के कारण कुछ इलोंगेशन इसमें होगा, कुछ इसमें होगा कि नहीं, बोलो, दोनों में इलोंगेशन तो होगा। तो सपोज कीजिए ये ब्लॉक जो यहाँ पे रुकना चाहिए था, इतना नीचे आ गया, क्योंकि नीचे mg लग रहा। सोचो अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, लेकिन ब्लॉक को लटका है, उसका लेंथ बढ़ गया, मान लो x से बढ़ गया। तो एक बात बतलाओ कि क्या केवल इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ा होगा कि इसका भी बढ़ा होगा? तो जाहिर है जितना इसमें भी कुछ इलोंगेशन होगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक इससे लटका हुआ है तो इस स्प्रिंग से तो समझो कुछ ज्यादा ही वेट लटका हुआ, इस स्प्रिंग का भी वेट और ब्लॉक का भी वेट नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर m मास के ब्लॉक को लटका दें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब ये रुका हुआ रहता है तो x कितने के इक्वल होता है, mg बाई k, यानी mg बाई k से इलोंगेट होगा। तो बोलेंगे कि ये जो नेट इलोंगेशन जो कितना ये नीचे उतरा, तो बोलेंगे x जो है वो है x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 मतलब क्या हुआ जी? मतलब कि कुछ इलोंगेशन अपर स्प्रिंग में और कुछ इलोंगेशन लोअर स्प्रिंग में, दोनों का ना लेंथ कुछ कुछ बढ़ेगा,
बोलो। तो मान लो इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया, इसका 3 से, तो जाहिर है टोटल कितना नीचे उतर जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो x1 हो गया इलोंगेशन ऑफ अपर स्प्रिंग और x2 हो गया इलोंगेशन ऑफ लोअर स्प्रिंग, ठीक। अब बतलाइए x1, तो इसमें कितना इलोंगेशन, तो इससे कितना वेट लटका हुआ है, तो नीचे mg बाई k1। इससे कितना वेट लटका हुआ, तो इससे भी mg, हाँ ध्यान से सुनना, अब कुछ कंफ्यूजन भी होगा। जैसे कोई कहेगा सर इससे जो है लटका हुआ है mg तो ठीक है, इसका भी तो कुछ वेट होगा, तो बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग को मासलेस मान के चलते हैं। जब भी बात किया जाए ना आइडियल स्प्रिंग, तो आइडियल स्प्रिंग का मतलब समझना है मासलेस स्प्रिंग, उसका कोई मास नहीं है, कोई वेट नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जी, जो अपर स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन हुआ mg बाई k1 और लोअर स्प्रिंग में हो गया mg बाई k2। चलो, यानी कि ब्लॉक को जब यहां लटका करके छोड़े, ब्लॉक यहां पहुंचा, यहां आकर के रुक गया फाइनली, और हम लोग देखे क्या इसमें इलोंगेशन कितना हो गया, mg बाई k1 प्लस, मतलब इसमें हो गया mg बाई k1 इलोंगेशन, इसका लेंथ बढ़ गया mg बाई k1 से, इसका mg बाई k, तो टोटल कितना नीचे उतरा, तो mg बाई k1 प्लस mg बाई k2। अब सोचो अगर ये दोनों स्प्रिंग ना होकर के एक सिंगल स्प्रिंग होता, अगर एक सिंगल स्प्रिंग होता और इसी ब्लॉक को अगर हम लोग सस्पेंड करा देते इस सिंगल स्प्रिंग से, और इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इस k को बोलेंगे। यानी माइंड में ये मान करके चलो कि ये दोनों स्प्रिंग को हटा दिए और एक सिंगल स्प्रिंग लगाए, और ये स्प्रिंग वही काम कर रहा है जो दोनों मिल के काम कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे अगर ब्लॉक x नीचे उतरा था और यहाँ भी अगर x ही नीचे उतर के रुक जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों मिल करके जितना जो है ब्लॉक में नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया, ये अकेले उतना ही दिया, इसलिए ये जो सिंगल स्प्रिंग है वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग हो गया, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो समझो दो स्प्रिंग ना होकर के क्या है, एक स्प्रिंग, लेकिन k का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे देखो जी, अब सिंगल स्प्रिंग है तो x कितने के इक्वल होगा, तो देखो ना सिंगल स्प्रिंग रहता है तो x तो mg बाई k हो जाता, तो बोलेंगे x हो गया mg बाई k। थोड़ा समझना, देखो जी, जितना इसमें ब्लॉक नीचे उतरा उतना ही इसमें नीचे उतरा, मतलब ये दोनों स्प्रिंग मिल करके जो काम कर रहा है या अकेले काम कर रहा है, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, mg बाई k1 प्लस mg बाई k2 mg बाई k, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल है ना। देखो mg तो गायब हो गया कॉमन होकर के, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। मतलब हम लोग ये सीखे कि सीरीज कनेक्शन में जब स्प्रिंग होगा ना, ये सब दो ही स्प्रिंग नहीं, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो इन सीरीज कनेक्शन ठीक ना, सीरीज कनेक्शन का जब भी बात हो तो जनरल फार्मूला 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 अप टू 1 बाई kn, अब चाहे जितना भी स्प्रिंग हो,
ठीक ना। मतलब इस तरह से कनेक्टेड अगर दो स्प्रिंग हो तो माइंड में मानो कि दो स्प्रिंग नहीं है, एक स्प्रिंग है, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा तो इस फार्मूला से निकाल लो। यहाँ से के का वैल्यू निकाल के देख लो, जो आएगा वही हम लोग पुट करेंगे और समझेंगे कि ये दो स्प्रिंग के बदले अकेला स्प्रिंग है। यहाँ तक समझे। अब देखो दूसरा एक बात और याद रखना, जैसे इस स्प्रिंग में x1 इलोंगेशन लिया, इसका लेंथ x1 से बढ़ गया, इसका लेंथ x2 से बढ़ गया, है ना। तो अगर मान लो 1 मिनट के लिए यहां कोई पॉइंट कंसीडर करें, 1 मिनट के लिए सोचना, तो ये जो स्प्रिंग है उस पॉइंट को ऊपर की ओर खींच रहा होगा K1 x1 फोर्स से, और नीचे वाला जो स्प्रिंग है इसका इलोंगेशन x2 है तो K2 x2 से खींच रहा होगा, और इसी जगह पे रुका हुआ है तो K1 x1 किसके इक्वल हो गया, K2 x2 के। यानी याद रखना, अगर सीरीज में स्प्रिंग कनेक्टेड हो ना, अगर दो स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो, तो K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K3 x3। मतलब कि इलोंगेशन चाहे इसमें जो हो, इसमें चाहे जो हो, लेकिन K1 x1 इक्वल होगा K2 x2 के, या यही K3 x3 भी होता तो वो भी बोलते, ठीक ना। देखो ये जो बात सिखा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ सीखना नहीं है। न्यूटन्स लॉ में तो बस एक लाइन पढ़ना है, क्या भाई स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, K इंटू एक्स, बस और कुछ नहीं। तो ये काहे के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब स्प्रिंग की चर्चा हो ही गई है तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ें, आगे के टॉपिक जहां पढ़ेंगे तो ये सब जरूरत पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। तो इसके बाद हम पैरेलल कनेक्शन रहेगा स्प्रिंग का, तो क्या होगा पहले आप इसको लिखें। हाँ जी, तो हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। आइए पैरेलल कनेक्शन, देखिए दो स्प्रिंग है पैरेलल में कनेक्टेड, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2। ठीक ना। अब जो है इस ब्लॉक को जब हम लोग इससे लटकाए तो मान लो ये ब्लॉक यहां पर आकर के रुक गया, ये x से नीचे डिस्प्लेस्ड हो। अगर यही दोनों स्प्रिंग को हटा दें और बदले में एक सिंगल स्प्रिंग लें और उससे भी इसी ब्लॉक को लटकाएं, और वो भी अगर एक से डिस्प्लेस्ड होकर के रुक जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो सिंगल स्प्रिंग है वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा। ठीक है। तो देखिए नीचे लग रहा mg, यहां भी नीचे लग रहा mg, और ऊपर लग रहा K1x प्लस K2x। तो mg इक्वल हो गया K1x प्लस K2x, है ना, क्योंकि इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन है x, इसमें भी x, तो K1x और K2x ऊपर फोर्स, नीचे mg, ये इसी पोजीशन में रुका हुआ। और इस केस में ब्लॉक यहाँ रुका हुआ था, नीचे mg और ऊपर kx, यानी कि इस केस के लिए लिखे थे mg इज इक्वल टू kx।
मतलब ये दोनों स्प्रिंग को रहने पर ये जितना नीचे उतरा, ये सिंगल स्प्रिंग से भी लटकाए तो उतना ही नीचे उतर करके रुक गया, तो समझेंगे दोनों मिल करके जो काम किया वही तो ये अकेले काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये इक्विवेलेंट है उसके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड kx इज इक्वल टू k1x प्लस k2x, x कॉमन होकर कैंसिल, k1 प्लस k2, बस बन तो गया, है ना। यानी हम लोग क्या सीखे कि स्प्रिंग जब पैरेलल में होगा तो उसको अलजेब्रा जैसा ऐड कर दो, नहीं k1 प्लस k2 प्लस k3, समझ लो कि दो ठो स्प्रिंग है पैरेलल में है, तो समझेंगे दो स्प्रिंग नहीं एक ही स्प्रिंग है, चलो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ही लिख देना k1 प्लस k2, और तो इसमें कुछ करना नहीं। उम्मीद है समझें इसको, चलिए लिख लें इसको। जैसे देखेंगे क्वेश्चन है 3 ठो स्प्रिंग, ठीक ना। देखो जनरली इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा नहीं, हाँ जब एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ स्प्रिंग से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन मिले, लेकिन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग का जब चर्चा हो रहा है ना तो हर चीज़ को हम लोग सीख लें। मान लो के दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर, इसके लिए के दे दिया है 4 न्यूटन पर मीटर, इसके लिए के दे दिया है 8 न्यूटन पर मीटर। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करें, ठीक ना, ये इसका सब अपने नेचुरल लेंथ में था, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट दें 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड फोर्स exerted by the spring on block। ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो समझो कि ये 3 स्प्रिंग ना होकर के एक ही स्प्रिंग, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बदल लेंगे, बोलेंगे 3 स्प्रिंग नहीं, एक स्प्रिंग, तो इस एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो 1/k1, k1 हो गया 2, 1/k2 4, ये हो गया 8, LCM 8, 4 + 2 + 1, तो k का वैल्यू क्या हो, तो 8/7 हो गया न्यूटन पर मीटर। यानी समझ लो ये तीनों स्प्रिंग हट करके सिंगल स्प्रिंग में बदल गया, जिसका k जो है 8/7 न्यूटन पर मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है इस ब्लॉक को कितना से डिस्प्लेस किया है, तो 20 सेंटीमीटर से, तो फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पर, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगा k × x, यानी फोर्स exerted by the system of springs, ढेर सारा स्प्रिंग है ना, सब मिल करके जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा k × x, k का वैल्यू 8/7 और x है 20 सेंटीमीटर, 20 / 100 है ना, तो कितना आ गया 8/35 न्यूटन, इतना फोर्स है ना। तो पहले तो आप इस एग्जाम्पल को लिख लें। चलिए देखें, अब इस तरह का अरेंजमेंट है, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों मिलके इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया और क्वेश्चन में कहा गया
कि ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट दे दिए 10 सेंटीमीटर, तो बतलाएं फाइंड द फोर्स exerted by the system of spring on block। ठीक, ये सारे स्प्रिंग मिल करके इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो, समझ लो ये 3 स्प्रिंग नहीं है, एक स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग, ठीक ना, सिंगल स्प्रिंग है और इसमें हम x इलोंगेशन दिए, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिखें, फोर्स तो हो जाएगा k इंटू एक्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन k का वैल्यू क्या लिखे। तो देखो ये दोनों जो है ना सीरीज में है, जब सीरीज में रहता है तो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/k इजकल टू 1/k1 प्लस 1/k2, तो k1 है 3, k2 है 6, ऐसा करते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग। अच्छा ठीक है, कहीं रहने देते हैं, तो ये 6 हो गया, 2 + 1, देख लो तो ये कितना आ गया k का वैल्यू, तो 6/3 यानी 2 न्यूटन पर मीटर। तो देखो ये दोनों मिल करके हो गया 2 न्यूटन पर मीटर, ये दोनों मिल के इसके पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हम k0 बोल दें तो k0 किसके इक्वल हो गया, ठीक ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, दोनों मिल करके आया 2 के इक्वल, 2 न्यूटन पर मीटर, और ये है 4 न्यूटन पर मीटर, और पैरेलल में रहता है तो अलजबरा जैसा ऐड हो जाता है, तो 2 + 4 यानी 6 न्यूटन पर मीटर। तो चलो माइंड में ये सोचो कि अगर तीनों मिलकर सिंगल स्प्रिंग में बदलेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6 न्यूटन पर मीटर होगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, k इंटू एक्स, k या k0 इंटू एक्स, k0 है 6 और x है 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, देखो तो 0.6 न्यूटन हुआ क्या, ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा ही हम कंसेप्ट दे दिए, ये सब का अभी तो कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। सही बात तो ये है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग का है, यानी टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, धागा से कोई ब्लॉक को लटका दें उससे रिलेटेड कंसेप्ट की ज़रूरत है ना। तो आज जो है मैं स्प्रिंग फोर्स ही बता दे रहा हूँ। अब आगे जो है आप लोगों को अगले क्लास में टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट देंगे, और चूंकि वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए हम अभी कुछ इंट्रोडक्शन भी उसका नहीं देना चाह रहे, क्योंकि एक क्लास जो भी लें उसमें उस पूरे को डील करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना। तब तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कीजिएगा, फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।